नमस्कार। आप सुन रहे हैं त्रिपुरा रहस्य आध्यात्मिक यात्रा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं त्रिपुरा रहस्य के 12 अध्याय में। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? क्या हम वास्तव में वही हैं जो हमें दिखाई देता है, या हमारे भीतर कोई और गहरा सत्य छिपा हुआ है? त्रिपुरा रहस्य हमें बताता है हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है। एक ऐसी चेतना जो न जन्म लेती है न नष्ट होती है। लेकिन फिर हम स्वयं को सीमित क्यों मानते हैं? क्यों भय, मोह और दुहक हमें घेर लेते हैं? इस अध्याय में बताया गया है कारण है माया, कारण है अज्ञान। यही अज्ञान हमारे और सत्य के बीच एक पर्दा बन जाता है। हम अपने शरीर को ही स्वयं समझ लेते हैं, अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, और इसी भ्रम में अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। दत्तात्रेय का उपदेश है, जब तक मनुष्य अपने भीतर झांकना नहीं सीखता, तब तक वह सत्य को नहीं जान सकता। इसके लिए आवश्यक है विवेक, आत्मचिंतन और निरंतर जागरूकता। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे माया की वास्तविक प्रकृति, मानसिक बाधाओं का रहस्य और शुद्ध चेतना की पहचान का मार्ग। तो आइए इस गहन आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जरा एक पल के लिए ना इस विचार पर गौर कीजिए। क्या हो अगर ये पूरी दुनिया, मतलब जिसे हम इतना ठोस मानते हैं, ये गगनचुंबी इमारतें, विस्तृत आसमान और यहाँ तक कि हमारी अपनी पहचान भी, हाँ, हमारी पूरी हस्ती। बिल्कुल, क्या हो अगर असल में ये कुछ भी ना हो, बल्कि केवल एक दर्पण में दिखने वाला एक शहर हो, एक ऐसा प्रतिबिंब जिसका अपना कोई स्वतंत्र या भौतिक अस्तित्व ही नहीं। ये सोचने में ही मतलब बहुत भारी लगता है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में हम त्रिपुरा रहस्य के 12वें अध्याय को डिकोड करने वाले हैं, और हम इसे किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे एक बेहद उन्नत मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढांचे के रूप में देख रहे हैं। ये सीधे तौर पर इस बात को चुनौती देता है कि हम वास्तविकता को, मतलब रियलिटी को कैसे समझते हैं। हमारा आज का मिशन यही समझना है कि कैसे हमारा अपना मन ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी भौतिक समझ की पूरी नींव को ही हिलाकर रख देता है, क्योंकि मतलब सदियों से विज्ञान और हमारी अपनी इंद्रियां हमें यही बताती आई हैं कि ब्रह्मांड बाहर है। हाँ, कि हम एक बहुत बड़े स्पेस में हैं। सही कहा। हमें लगता है कि हम उसके भीतर मौजूद छोटे से हिस्से हैं, जैसे हम किसी विशाल खाली बॉक्स में चल रहे हों। लेकिन ये जो दार्शनिक ढांचा है ना, ये इस पूरी अवधारणा को पलट देता है पूरी तरह से। ये कहता है कि ब्रह्मांड हमारे बाहर नहीं है, बल्कि पूरी तरह से हमारे भीतर उत्पन्न हो रहा है। ये एक बहुत ही आक्रामक दावा है जो भौतिकी के बुनियादी नियमों पर सवाल उठाता है। और इसी दावे को पुख्ता करने के लिए वो दर्पण वाली एनालॉजी सामने आती है। मतलब जब हम किसी शीशे में कोई पहाड़ देखते हैं, तो वो पहाड़ अपनी पूरी विशालता के साथ उस छोटे से शीशे में समा जाता है। हाँ, बिना शीशे को भारी किए। बिल्कुल, शीशा भारी नहीं हो पा। अगर उसमें आग दिखाई दे रही है तो वो शीशे को जलाती नहीं है। शीशा हमेशा अछूता रहता है। और यहाँ उस शीशे की तुलना शुद्ध चेतना या प्योर कॉन्शियसनेस से की गई है। और इस एनालॉजी का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि प्रतिबिंब का अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मतलब अगर हम दर्पण को हटा दें तो प्रतिबिंब तुरंत गायब हो जाता है। कुछ भी नहीं बचता। बिल्कुल। इसका अर्थ ये है कि चेतना के बिना भौतिक दुनिया का कोई वजूद नहीं है। दुनिया केवल तभी है जब उसे देखने वाली, उसे प्रोसेस करने वाली चेतना मौजूद है। ये कुछ हद तक क्वांटम भौतिकी के ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसा है, जहां किसी कण का अस्तित्व तब तक एक संभावना रहता है जब तक कि उसे देखा न जाए। अरे हाँ,
इसे एक आधुनिक सिनेमाघर की मूवी स्क्रीन के रूप में समझना और भी आसान हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? जैसे जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो हम उस कहानी में, उन किरदारों में, मतलब उस दुनिया के नाटक में इतने खो जाते हैं कि हम उस सफ़ेद स्क्रीन को पूरी तरह से भूल जाते हैं। हाँ, हम तो बस कहानी में उलझे रहते हैं। पर्दे पे कोई त्रासदी होती है तो हम रोने लगते हैं, कोई धमाका होता है हम चौंक जाते हैं। लेकिन भौतिक सत्य तो यह है कि स्क्रीन न तो आंसू से गीली होती है और ना ही धमाके की आग से जलती है। वो एकदम साफ रहती है। वो अपने मूल रूप में अछूती और सफ़ेद ही रहती है। सही बात है। और हमारी चेतना उसी स्क्रीन की तरह काम करती है। हमारे जीवन के सारे अनुभव, भावनाएं और ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड उस चेतना पर चलने वाली छवियां हैं। इमेजेस हैं बस। हाँ, समस्या ये है कि हम उस अंतर्निहित स्क्रीन को देखने के बजाय छवियों पर इतने अधिक केंद्रित हो गए हैं कि हमने छवियों को ही एकमात्र वास्तविकता मान लिया है। हमारी जागरूकता केवल सतह तक ही सीमित रह गई है। मैं इस स्क्रीन वाली बात को मतलब एक वैचारिक स्तर पर समझ सकता हूँ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती आती है। क्या? अगर ये दुनिया सिर्फ एक प्रतिबिंब है, सिर्फ एक रोशनी और चेतना का खेल है, तो ये सब कुछ इतना ठोस कैसे हो सकता है? अच्छा, ठोसपन वाली बात। मेरा मतलब है, अगर मैं एक ईंट उठाऊं तो उसका वजन महसूस होता है, उसकी सतह खुरदरी लगती है। अगर वो सिर्फ एक छवि है तो उसमें ये गुरुत्वाकर्षण और ये कठोरता कहाँ से आ रही है? इस ठोसपन को समझने के लिए ना हमें अविद्या के तंत्र को समझना होगा। अविद्या, मतलब इग्नोरेंस। हाँ, लेकिन अविद्या को अक्सर केवल जानकारी की कमी या अज्ञान मान लिया जाता है, जबकि इस ढांचे में ये एक सक्रिय संज्ञानात्मक फिल्टर, मतलब एन एक्टिव कॉग्निटिव फिल्टर की तरह काम करती है। अच्छा। हमारी आंखें, हमारे कान और हमारी त्वचा, ये सभी जैविक उपकरण इस तरह से इवोल्यूशन द्वारा डिजाइन किए गए हैं कि वे इस पूरी प्रक्रिया को हमारे लिए वास्तविक और भौतिक बना दें। जब आप ईंट को छूते हैं तो आप वास्तव में किसी भौतिक पदार्थ को नहीं छू रहे होते। ओह, मैं समझ रहा हूँ। असल में मेरे उंगलियों के सिरे कुछ विद्युत संकेतों को, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल। और मेरा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम उस डेटा को मेरे मस्तिष्क में भेजता है। वहां कुछ न्यूरॉन फायर करते हैं जो मुझे कठोरता और वजन का अनुभव कराते हैं। मतलब ठोसपन ईंट में नहीं है, वो मेरे न्यूरल नेटवर्क की एक व्याख्या मात्र है। और यही अविद्या का मुख्य कार्य है। ये चेतना को एक छोटे से बॉक्स में कैद कर देती है, जहां हमें लगता है कि हमारी इंद्रियां जो कह रही हैं वही अंतिम सत्य है। हम उसी को सच मान बैठते हैं। हाँ, अविद्या हमारी बुद्धि को सीमित कर देती है ताकि हम केवल उसी डेटा को प्रोसेस करें जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हम उस इंटरफेस को ही वास्तविकता मान बैठते हैं, ये भूलकर कि वो सिर्फ डेटा का एक रेंडरिंग इंजन है। ये बहुत ही गहरी बात है यार। अगर ये भौतिक दुनिया केवल हमारे न्यूरोलॉजिकल डेटा का एक रेंडरिंग इंजन है, तो उन नियमों का क्या जो पूरी दुनिया को एक साथ बांध कर रखते हैं? आप समय और स्थान की बात कर रहे हैं ना? हाँ, समय और स्पेस। हम हमेशा से मानते हैं कि समय एक सीधी रेखा में चलता है और स्पेस एक निरपेक्ष सत्य है, मतलब एब्सोल्यूट है। अगर सब कुछ चेतना का खेल है तो समय और स्थान क्या है? यदि वास्तविकता चेतना के भीतर रेंडर हो रही है तो समय और स्थान भी कोई निरपेक्ष भौतिक नियम नहीं है। वे भी केवल मानसिक संरचनाएं हैं, उसी रेंडरिंग इंजन के सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। इसको थोड़ा और समझाएंगी? इसे साबित करने के लिए सपनों का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण सामने आता है। हम जानते हैं कि REM स्लीप या रैपिड आई मूवमेंट के दौरान एक व्यक्ति केवल 10 मिनट के लिए सपना देख सकता है, लेकिन उस सपने के भीतर वो दशकों का समय जी लेता है। बिल्कुल, वो बचपन से बुढ़ापे तक की यात्रा कर सकता है। तो वो समय कहाँ से आया? दिमाग ने उन 10 मिनटों में दशकों के समय को शून्य से पैदा कर दिया। और केवल समय ही नहीं, स्थान की ज्यामिति को भी देखिए। उसी सपने में वो व्यक्ति एक विशाल परिदृश्य देखता है, पहाड़, नदियां, बड़े शहर। वो मीलों लंबी यात्राएं करता है। हाँ, शारीरिक रूप से वो पूरी दुनिया कहाँ मौजूद थी? वो केवल उसके मस्तिष्क के न्यूरल पाथवे में उत्पन्न हो रही थी। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में बिना किसी बाहरी भौतिक स्पेस के एक अनंत स्पेस का भ्रम पैदा करने की पूरी क्षमता है। तो समय और स्थान भौतिक ब्रह्मांड की संपत्तियां नहीं है? नहीं, वे चेतना के भीतर डेटा को प्रोसेस करने के तरीके हैं बस। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिस पर मैं थोड़ा पलटवार करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। सपनों में समय और स्थान अस्थिर होते हैं। मतलब मैं एक उड़ते हुए हाथी को देख सकता हूँ और जागते ही मुझे पता चल जाता है कि वो मेरे दिमाग की उपज था। सही बात है।
लेकिन अगर जागृत अवस्था में, मतलब जब मैं जगा हुआ हूं, मेरा पैर इस भारी मेज से टकरा जाए, तो वो दर्द असली समय में एक असली जगह पर होता है। और काफी तेज दर्द होता है। हाँ, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसी मेज से टकराए तो उसे भी वही दर्द होगा। तो ये जागृत अवस्था इतनी सुसंगत और स्थिर कैसे है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और यही हमें व्यक्तिगत अज्ञान और सामूहिक अज्ञान के बीच का अंतर समझाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक? हाँ, सपना आपकी व्यक्तिगत चेतना का खेल है, इसलिए वो अस्थिर है। लेकिन ये जागृत दुनिया जिसे हम ठोस वास्तविकता कहते हैं, वो सामूहिक अविद्या का परिणाम है। अच्छा, सामूहिक अविद्या। ये एक ऐसी स्थिति है जहां अरबों चेतनाएं मिलकर एक ही भ्रम को साझा कर रही हैं और इसलिए बहुत अधिक सुसंगत और स्थिर महसूस होता है। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी मल्टीप्लेयर वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर हैं। बिल्कुल, एकदम सही उदाहरण। अगर मैं कोई सिंगल प्लेयर गेम खेल रहा हूं तो मैं अपने नियम खुद बदल सकता हूं। वो एक साधारण सपने की तरह है। आप चीट कोड लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं एक ऐसे सर्वर पर हूं जहां अरबों लोग एक साथ जुड़े हैं, तो उस सर्वर के नियम बहुत सख्त होते हैं। अगर गेम के अंदर मेरा अवतार को चोट लगती है तो सिस्टम के साझा नियमों के अनुसार मेरा हेल्थ बार कम हो जाता है। और वो सबको दिखाई देता है। बिल्कुल, मेज का ठोस होना और मेरे पैर में दर्द होना दोनों ही उस सर्वर का एक साझा कोड का हिस्सा हैं। ये एनालॉजी स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। वो सामूहिक सर्वर ही हमारी साझा चेतना है। जब आपका पैर मेज से टकराता है तो दो भौतिक वस्तुएं नहीं टकरा रही हैं। तो क्या टकरा रहा है? चेतना के भीतर ही दो डेटा पॉइंट एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और क्योंकि वो इंटरैक्शन सामूहिक नियमों द्वारा संचालित है, इसलिए परिणाम हमेशा सुसंगत होता है, जिससे हमें लगता है कि वो भौतिक रूप से वास्तविक है। तो अगर हम इस बात को मान लें कि हम एक बहुत ही जटिल मल्टीप्लेयर सिमुलेशन या सामूहिक सपने में जी रहे हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि हम इसमें फंसे कैसे? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो क्या चीज है जो हमें इस भ्रम से बाहर नहीं निकलने देती? इस पूरे चक्र की जो सबसे बुनियादी जड़ है, वो है अहंकार। अहंकार मतलब ईगो? यहाँ अहंकार का मतलब किसी का घमंड या ईगो नहीं है जैसा हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। इस दर्शन में अहंकार एक बाउंड्री मेकिंग फंक्शन है, एक ऐसी प्रक्रिया जो सीमाएं खींचती है। अच्छा, सीमाएं। ये वो तंत्र है जो असीमित चेतना को एक छोटे से भौतिक शरीर के साथ बांध देता है और मैं का भाव पैदा करता है। ये आज के आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के बहुत करीब लगता है। कैसे? जैसे हमारे दिमाग में एक डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क होता है जो लगातार आत्मकथात्मक विचार बनाता रहता है। मैं, मेरा, मुझे क्या हुआ, मेरे साथ क्या होगा। हाँ, विचारों का एक लूप। बिल्कुल, ये नेटवर्क लगातार एक कहानी बुनता है जो हमारे शरीर और हमारे अनुभवों तक ही सीमित रखती है। और यहीं से सारा अलगाव शुरू होता है। जैसे ही चेतना खुद को उस कहानी के साथ, उस शरीर के साथ पहचान लेती है और कहती है मैं ये हूं, उसी क्षण से तू और ये बाहरी दुनिया पैदा हो जाती है। मतलब एक विभाजन हो जाता है। हाँ, ये एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्प्लिट है। अहंकार एक अदृश्य दीवार की तरह है जो देखने वाले यानी ऑब्जर्वर और जो देखा जा रहा है यानी ऑब्जर्व्ड के बीच एक विभाजन पैदा कर देता है। और जब तक ये विभाजन बना रहता है तब तक भ्रम से बाहर निकलना असंभव है। तो फिर इस दीवार को कैसे तोड़ा जाए? आजकल हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की बात करते हैं, जहां हम अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करते हैं। क्या वो इस अहंकार को खत्म करने के लिए काफी है? माइंडफुलनेस आपको थोड़ी देर की शांति दे सकता है। ये गेम के ग्राफिक्स को थोड़ा स्मूथ बना सकता है। हाँ, थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन ये गेम के कोड को नहीं बदलता। इस दर्शन में जिस उपाय की बात की गई है वो है विचार यानी आत्ममंथन या सेल्फ इंक्वायरी। ये दिमाग को शांत करने के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये दिमाग की पूरी संरचना को डिकंस्ट्रक्ट करने के बारे में है। ये एक काफी आक्रामक जांच प्रक्रिया है। यानी हमें उस डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की जड़ों को काटना होगा। ये डिकंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है? ये लगातार और निर्ममता से सवाल करने की प्रक्रिया है। जैसे जब आपको तनाव महसूस होता है तो आप सवाल करते हैं ये तनाव किसे हो रहा है? शरीर को। लेकिन शरीर तो केवल बायोकेमिकल तत्वों का एक समूह है, उसे तनाव कैसे हो सकता है? सही बात है। क्या ये दिमाग को हो रहा है? दिमाग तो केवल न्यूरॉन्स की फायरिंग और विचारों का एक बहता हुआ प्रवाह है। तो फिर बचा कौन? वही तो फिर वो मैं कौन है जो इस तनाव को अपना मान रहा है? ये प्याज के छिलकों को एक एक करके उतारने जैसा है जब तक कि केंद्र में कुछ भी न बचे।
आप उस गवाह या साक्षी को खोजने की कोशिश करते हैं जो इस पूरे नाटक को देख रहा है। ये बहुत गहरे स्तर का साइकोलॉजिकल अनइंस्टॉलेशन लगता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति इस आत्ममंथन को सफलतापूर्वक कर लेता है और इस भ्रम की दीवार को गिरा देता है। हाँ। तो उसके बाद क्या होता है? क्या वो सिमुलेशन से लॉग आउट हो जाता है और समाज छोड़कर कहीं पहाड़ों में चला जाता है? नहीं। और यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता है। उस अवस्था को जीवन मुक्त कहा गया है। जीवन मुक्त? हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता और दुनिया गायब हो जाती है। वो इसी दुनिया में रहता है, हंसता है, काम करता है, समाज का हिस्सा होता है, लेकिन उसका संज्ञानात्मक ढांचा पूरी तरह से बदल चुका होता है। अगर मैं अपनी वसी एनालॉजी का इस्तेमाल करूं तो ये ऐसा है जैसे किसी को अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम का एडमिन एक्सेस मिल गया हो। बिल्कुल सटीक। वो अभी भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, वो अभी भी स्क्रीन पर डेस्कटॉप आइकॉन देख रहा है, लेकिन अब वो बेवकूफ़ नहीं बनता। वो जानता है कि वो फोल्डर वास्तव में कोई भौतिक फोल्डर नहीं है, वो सिर्फ कोड की कुछ लाइनें हैं जो स्क्रीन पर रेंडर हो रही हैं। ये बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। एक जीवन मुक्त व्यक्ति दर्द और खुशी दोनों का अनुभव करता है, लेकिन वो उनसे चिपकता नहीं है। वो जानता है कि ये केवल डेटा के इनपुट हैं, स्क्रीन पर चलने वाली तस्वीरें हैं। वो अछूता रहता है। हाँ, वो उस मूवी स्क्रीन की तरह बन जाता है जिस पर फिल्म तो चल रही है, लेकिन स्क्रीन खुद कभी प्रभावित नहीं होती। वो इस पूरे अस्तित्व को एक खेल, एक कॉस्मिक नाटक की तरह देखने लगता है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और मुक्ति देने वाली स्थिति है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को आज के हमारे आधुनिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखें, जहां हर कोई सूचनाओं के भारी बोझ से दबा है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, हर कोई किसी न किसी मानसिक तनाव, करियर की दौड़ और एंग्जाइटी से गुजर रहा है, तो ये दर्शन हमें एक बहुत बड़ा सहारा देता है। बिल्कुल देता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि जो चीजें हमें परेशान कर रही हैं, वे डेडलाइंस, वे ऑफिस की राजनीति, वे सामाजिक दबाव, वे निरपेक्ष सत्य नहीं है, बल्कि केवल हमारे मन की उपज हैं और सामूहिक भ्रम का हिस्सा है, तो उनका भारीपन अचानक कम हो जाता है। सही कहा। ये ज्ञान हमें अपनी ही सोच का कैदी होने से बचाता है। जब भी हम किसी कठिन स्थिति में होते हैं तो हम अक्सर उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, खुद को उस समस्या का केंद्र मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, लेकिन ये ढांचा हमें सिखाता है कि हम थोड़ा पीछे हटकर एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह अपनी ही जिंदगी को कैसे देख सकते हैं। हम समस्या का हिस्सा नहीं हैं, हम केवल उस समस्या को ऑब्जर्व करने वाली चेतना है। ये समझ हमारे दैनिक जीवन में एक अपार मानसिक स्पष्टता और शांति लाती है। यकीनन। ये वास्तविकता को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देता है। दर्पण वाली उस एनालॉजी से लेकर सामूहिक वर्चुअल रियलिटी और एडमिन एक्सेस तक हमने देखा कि कैसे ये ब्रह्मांड हमारे बाहर नहीं बल्कि पूरी तरह से हमारे भीतर काम कर रहा है। बहुत गहरा सफर रहा ये। बिल्कुल, लेकिन इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर सबको बहुत शांति से मनन करना चाहिए। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे ढांचे का अंतिम रहस्य है। वो क्या है? अगर ये पूरी भौतिक दुनिया, हमारे आसपास के लोग, ये इमारतें, हमारा शरीर और यहाँ तक कि हमारी ये सारे विचार और तनाव, हाँ, सब कुछ केवल हमारी चेतना के उस दर्पण में एक प्रतिबिंब मात्र है, एक कोडिंग है, तो जरा सोचिए वो कौन है जो उस दर्पण के ठीक सामने खड़ा होकर ये सब देख रहा है। तो मित्रों, आज हमने जाना हमारे और सत्य के बीच सबसे बड़ी दूरी किसी स्थान की नहीं है। वह दूरी है अज्ञान की, माया की और स्वयं को न पहचान पाने की। जब तक मनुष्य अपने विचारों, इच्छाओं और भय के साथ स्वयं को जोड़कर देखता है, तब तक वह बंधन में रहता है। लेकिन जैसे ही विवेक जागृत होता है, वैसे ही भ्रम का पर्दा हटने लगता है और तब साधक अनुभव करता है अपने भीतर स्थित उस शुद्ध चेतना को जो सदैव शांत है, सदैव पूर्ण है और सदैव मुक्त है। यही है आत्मसाक्षात्कार का मार्ग। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरिए, अपने विचारों को देखिए, अपने मन को समझिए और उस मौन साक्षी को पहचानिए
जो हर अनुभव के पीछे उपस्थित है। यही पहचान शांति का द्वार है। यही पहचान मुक्ति का प्रारंभ है। अगले एपिसोड में हम त्रिपुरा रहस्य के अगले रहस्य को समझेंगे। तब तक सजग रहिए, शांत रहिए और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते रहिए। नमस्कार।